कैसे हैं दोस्तों। आज कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए संपूर्ण हल के साथ पेपर है। विषय विज्ञान है। कुल प्रश्न 21 हैं। खंड ऐसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न के अंदर 15 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं 15। तो पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है, मलेरिया के परजीवी का वाहक है। सही ऑप्शन आएगा ए, मादा एनोफिलिस मच्छर। दूसरा प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है। तो सही ऑप्शन है द नायलॉन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन है ए, चांदी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो सही ऑप्शन है स, पुरुष की। पांचवा, आंतरिक निषेचन होता है। सही ऑप्शन आएगा ए, मादा के शरीर में। छठा प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। सही ऑप्शन है द पेट्रोलियम। सातवां, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु हैं। सही ऑप्शन है ए, बाघ। आठवां प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है। सही ऑप्शन है स, मंगल ग्रह। नौवां प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है। तो सही ऑप्शन है ए, लकड़ी। 10वां प्रश्न, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। सही ऑप्शन है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। 11वां प्रश्न है, भूकंप आने का कारण है। सही ऑप्शन से, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। 12वां प्रश्न, वनोन्मूलन का कारण है। सही ऑप्शन द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन है ए, घर्षण को कम करने के लिए। 14वां प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, सही ऑप्शन आएगा बे, धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। 15वां प्रश्न है, खरीफ की फसल है। सही ऑप्शन आएगा मक्का। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द दिए हुए हैं, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम, धात्विक ऑक्साइड, जीवाणु, कायांतरण, मौसम। अब ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी पूर्ति करनी है। पहला है, जूतों के तले रिक्त स्थान के कारण घिस जाते हैं। दूसरा, टाइफाइड रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तीसरा, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण रिक्त स्थान कहलाता है। चौथा, फलीदार पौधों की जड़ों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पांचवा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण रिक्त स्थान है। छठा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर रिक्त स्थान बनाती हैं। सातवां, रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। आठवां, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। रिक्त स्थानों में देखिए क्या क्या आएगा। पहला, जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं, यहाँ घर्षण आएगा। दूसरे में जीवाणु आएगा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। चौथा, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। पांचवा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। छठा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। सातवां, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। आठवां, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि कथन सही है तो सही यानी कि टी लगाना है, टी लिखना है ब्रैकेट में, और यदि गलत है तो कोष्ठक में एफ लिखना है। तो पहला, आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, गलत यानी एफ आएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही कथन है, इसलिए टी आएगा, ट्रू। तीसरा, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, एफ आएगा, फॉल्स, गलत है। चौथा, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, गलत, एफ आ जाएगा कोष्टक में।
पांचवा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रदूषक गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल सही है, टी आएगा। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, सही है, टी आएगा। सातवां है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत, इसलिए एफ आएगा। प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का उचित मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से कीजिए। देखिए मिलान हो रखा है, डीजल का मिलान हो गया है मोटर ईंधन से, रबी फसल का मिलान है गेहूं और चना से, कपास का मिलान है प्राकृतिक रेशा से, एक प्रोटोजोआ का मिलान हो गया मलेरिया का कारक, अंडाणु उत्पादित होते हैं का मिलान हो जाएगा अंडाशय में। पांचवा प्रश्न, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। उत्तर, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। छठा प्रश्न, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। उत्तर आएगा लाउड स्पीकर, वाहनों की ध्वनियाँ और मशीनें, ये ध्वनि प्रदूषकों के नाम हैं। सातवां प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। इसमें आएगा खाद, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाया जाता है। आठवां प्रश्न, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। विद्युत का एक कुचालक पदार्थ है लकड़ी या प्लास्टिक। नौवां प्रश्न, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए पाउडर का उपयोग किया जाता है। खंड ब, 10वां प्रश्न है, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। पहला अंतर है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। दूसरा अंतर, धातुएं आघातवर्धी तथा तन्य होती हैं जबकि अधातुएं न तो आघातवर्धी होती हैं और न ही तन्य होती हैं। तीसरा, धातुएं चमकदार होती हैं तथा उन पर पॉलिश की जा सकती है जबकि अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती तथा उन पर पॉलिश नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 11, यदि दुर्घटनावश संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर, फर्श के गीले होने पर चलना कठिन हो जाएगा क्योंकि हमारे पैरों और गीले फर्श के बीच सूखे फर्श की अपेक्षा घर्षण बल और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पैर गीली सतह को दबाने में असमर्थ हो जाएंगे और इस प्रकार हम आगे की ओर चलने के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 12, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे। उत्तर है, गर्मियों के लिए हमें सूती रेशे से बने कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि पहला कारण, सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। यह हमारे शरीर में बाहरी ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता, इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है, गर्मी से बचाता है। दूसरा कारण है, सूती कपड़े में पसीना सोखने की ताकत होती है, क्षमता होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीज़ें न तो पसीना सोखती हैं न ही छिद्रयुक्त होती हैं, छेद नहीं होते उनमें। प्रश्न संख्या 13, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। उत्तर, भूकंप से बचने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, किसी ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो हम पर गिर सकती हैं, जिनसे हमें चोट लग सकती है, उन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। दूसरा, भूकंप के झटकों के रुकने तक किसी मेज के नीचे, किसी टेबल के नीचे जाकर बैठ जाएं। तीसरा, यदि बिस्तर पर बैठे हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। प्रश्न संख्या 14, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है। उत्तर,
क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। साधारण जो पानी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसी कारण विद्युत के झटकों से बचने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 15, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? उत्तर, पहला लाभ है ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, इनका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है, ये जलने पर कोई अवशेष राख नहीं छोड़ती हैं। दूसरा लाभ है ये अपेक्षाकृत सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध हैं तथा इन्हें आसानी से संग्रह और परिवहन किया जा सकता है। इकट्ठा कर सकते हैं और इधर से उधर कहीं ले जा भी सकते हैं। तीसरा लाभ है इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइप लाइनों के माध्यम से की जा सकती है। प्रश्न संख्या 16, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। ये नामांकित चित्र है, पूरे नाम लिखे हुए हैं सारे ग्रहों के। सौर परिवार के जो जितने भी ग्रह हैं उन सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 17, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये देख लीजिए चित्र, नर जनन तंत्र का चित्र है। खंड ए और ब समाप्त हो गए हैं, खंड स देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। 3 वाद्य यंत्र हैं, इनके कंपित भाग हैं, ध्वनि जहाँ से उत्पन्न हो रही है। सितार का तानित तार, बांसुरी का वायु स्तंभ, ढोलक का तानित झिल्ली। अथवा में एक प्रश्न और है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? उत्तर न्यूमेरिकल है। यहाँ मच्छर के कंपन की आवृत्ति कितनी है? 500 हर्ट्ज। अब मच्छर के कंपन का आवर्तकाल है 1/1 आवृत्ति बराबर 1 आवृत्ति आ जाएगी 500, और जब 500 का 1 में भाग चला जाएगा तो आएगा 0.002 सेकंड। यही इसका उत्तर है। मच्छर के कंपन का आवर्तकाल आ गया 0.002 सेकंड। प्रश्न संख्या 19, वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं। इनके अनुपात में असंतुलन की स्थिति को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं। पहला हानिकारक प्रभाव पहला है, वायु प्रदूषण से जीवों का स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है, जिससे ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़ों का कैंसर तथा न्यूमोनिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा हानिकारक प्रभाव है, वायु प्रदूषण से ओजोन परत का अवक्षय होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचकर आँखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं एवं त्वचा कैंसर हो जाता है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस शरीर में पहुंचकर रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। चौथा हानिकारक प्रभाव है, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा तथा विश्व उष्णन के लिए भी उत्तरदायी है। अथवा में एक प्रश्न और है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। उत्तर, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है, वाहित मल, बहता हुआ जो मल है, घरों से निकले हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। दूसरा उपाय, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करके ही नदियों में गिराना चाहिए। तीसरा
उपाय है कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों तथा समुद्रों में नहीं गिराना चाहिए। चौथा, कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशयों में बहकर ना जाए। प्रश्न संख्या 20, रेड डाटा पुस्तक क्या है? किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम बताइए। सबसे पहले रेड डेटा बुक देखेंगे। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। संकटापन्न जंतु वह जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। संकटापन्न जंतु हैं भारतीय शेर, गैंडा आदि इस संकटापन्न जंतुओं के उदाहरण हैं। अथवा में एक प्रश्न है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन किसे कहते हैं? पहले देखिए। कृषि के लिए भूमि तथा घरों और कारखानों के निर्माण एवं लकड़ी के उपयोग के लिए वृक्षों को काटकर वनों का उन्मूलन करना अर्थात वनों को नष्ट करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। पेड़ों को काट दिया तो क्या हो गया? वनों का उन्मूलन हो गया। वनोन्मूलन के कारण हैं, पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जंगलों में पेड़ लगे हुए हैं, अब हमें खेती करनी है, उसके लिए जगह चाहिए, इसलिए पेड़ों को काट दिया। दूसरा कारण है घरों एवं कारखानों का निर्माण। घर बनाने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए कारखाने चाहिए, उनके लिए जगह चाहिए, इसलिए भी पेड़ों को काट दिया। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। लकड़ी चाहिए ईंधन के लिए, आग जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है, इसलिए वृक्षों को, वनों को काटना पड़ा। चौथा, पशुओं के अतिचारण के लिए, पशुओं के चारे के लिए भी इन्हें काटना पड़ा, घूमने के लिए। पांचवा, दावानल तथा भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण हैं। मान लीजिए जंगल में आग लग गई, अकाल पड़ गया, इसके कारण भी सारे वृक्ष, सारे जंगल सूख गए, ये भी एक वनोन्मूलन का कारण है। प्रश्न संख्या 21, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। उत्तर, खरपतवार होती क्या है? वे अवांछनीय पौधे, अनवांटेड, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जंगली पौधे जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार को निम्न विधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। पहली विधि है पटेले हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। फसल की बुआई से पहले हल चलाकर जब खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। अथवा में एक प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई, उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियाँ, पहली विधि है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं।
जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।